हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो सरल बाय MCH। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है 11th की एनसीईआरटी का जो लास्ट यूनिट है बेटा, विच इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 15 विच इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसको कॉमनली बच्चे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से जानते हैं। इस चैप्टर में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया दैट इज हार्ट, और इस टॉपिक में भी जो आज हम करने वाले हैं सब टॉपिक दैट इज कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले तो आइए लिख लेते हैं कार्डियक साइकिल। ऑलराइट, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले थोड़ा सा हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी दैट इज हार्ट बीट। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज इन दिस टॉपिक। हार्ट बीट, हार्ट बीट का सिंपल सा मतलब होता है रिदमिक, कैसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना कैसे, एक लय में, एक ताल में, एक रिदम में, राइट। अब रिदम का थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो ये आसान सी डेफिनेशन है, इसमें जो अटपटा सा वर्ड लग रहा है वो रिदमिक लग रहा है, राइट। तो रिदमिक का मतलब होता है एनीथिंग विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर्मिंग अ पैटर्न। इंटरवल ऑफ टाइम, ऑलराइट, एक पैटर्न बनता है। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं आगे बेटा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज कार्डियक साइकिल। तो देखिए, कार्डियक साइकिल मैंने आपको पता है, आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी बात सुन लीजिए आज एक, कि बायोलॉजी को जो पढ़ने का तरीका है ना, जिससे बायोलॉजी बहुत आसान हो जाती है, वो हो जाती है कि आप टर्म से खुद ब खुद इनका मतलब समझ सकते हैं, राइट। आपको बस इनके टर्म्स को डिकोड करना आना चाहिए और मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाता है, ठीक है, मोर और लेस एक हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्डियक साइकिल की, तो देखिए कार्डियक टर्म एवरीवन नोज की इज यूज्ड फॉर हार्ट से रिलेटेड ये टर्म है। एंड साइकिल इज अगेन हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करती है, तब हम शब्द यूज करते हैं साइकिल। ये तो हो गया इसके एक रॉ सा मतलब, ठीक है, ऊपर से जो हमें समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट में भैया ये है कि एक्चुअल में कार्डियक साइकिल, ठीक है। ऑलराइट, देखिए कार्डियक साइकिल का जो सिंपल सा मतलब है वो है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो इट मीन्स events. What events? Cardiac cycle constitutes events responsible for one heartbeat, or you can say for a heartbeat. एक heartbeat के लिए जो भी events responsible है, उन सारे events को collectively हम क्या नाम दे रहे हैं, cardiac cycle। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो कार्डियक साइकिल मींस इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वन हार्ट बीट, ओके। और हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ओके। तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं कि वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। ऑब्वियसली इस लाइन से ही तो मतलब समझ में आ रहा है ना, वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब है इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट इसके इक्वल हो गई एक कार्डियक साइकिल के, ऑलराइट। अब आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट जब भी हम यूज करते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे होते हैं बेटा, किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हार्ट बीट रेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन कितना है बेटा, 70 to 75 times per minute. This is the heartbeat rate of adult human. हम एवरेज कितना लेके चलते हैं बेटा, हम एवरेज लेके चलते हैं 72 times per minute। इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनट में हार्ट 72 हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है, या मैं बोल सकती हूँ कि एक मिनट में हार्ट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और 72 टाइम्स ही वो रिलैक्स कर रहा है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब मुझे पता करना है ये जो कार्डियक साइकिल है ना, इसका ड्यूरेशन, मतलब कि
एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है. सो व्हाट आई वांट टू नो, आई वांट टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. फिर इसके बाद हम वो इवेंट्स की बात करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. बहुत ही आसान है निकालना. देखिए वेरी इजी. हमें दिखाई दे रहा है यहां से कि 72 हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है कितने मिनट में? 1 मिनट में. यानी कि 72 हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है कितने मिनट में बेटा? 1 मिनट में. और 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? पता होगा 60 सेकंड्स, राइट. अगर मुझे एक हार्ट बीट का टाइम निकालना है, मुझे एक हार्ट बीट का टाइम निकालना है कि एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होने में टाइम कितना लग रहा है, तो कितना आ जाएगा? 60/72. मैथ्स में इतना तो पता ही है बेटा, राइट. इज इक्वल टू ये आएगा अराउंड 0.8 सेकेंड्स. तो 0.8 सेकेंड जो है, दिस इज द टाइम जो कि लगेगा एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होने में. ठीक है. या मैं बोल दूं कि 0.8 सेकेंड लगेंगे एक बार हार्ट को कंट्रैक्ट होने में, पूरे हार्ट को, और एक बार रिलैक्स होने में. तो ये ड्यूरेशन किसका है? एक हार्ट बीट का. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यही ड्यूरेशन किसका भी है? ये ड्यूरेशन किसका भी है? एक कार्डियक साइकिल का. मतलब कि 0.8 सेकेंड. कैसे? ये तो हार्ट बीट का ड्यूरेशन है मैम, कार्डियक साइकिल का कैसे है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल. तो एक हार्ट बीट का टाइम है 0.8 सेकेंड. तो ऑब्वियसली यानी यहां से हमने क्या रिड्यूस कर लिया कि एक कार्डियक साइकिल के लिए भी टाइम कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड्स. आई होप आई एम क्लियर. चलिए, सो हमने अभी देखा कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. अब देखिए कुछ और बात कर लेते हैं, फिर हम इवेंट्स पे आएंगे. तो अभी मैंने वर्ड यूज किया था कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. तो कंट्रैक्शन जो फेज है, कंट्रैक्शन फेज के लिए जो टर्म यूज कर रखी है, साइंटिफिक टर्म, दैट इज कंट्रैक्शन फेज के लिए इज, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सिस्टोल. ओके, सिस्टोल. सिस्टोल, राइट. वेरी इजी टू रिमेंबर. एस से सिस्टोल, एस से सिकुड़ना, और कंट्रैक्शन. ऐसे ही हम रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो रिलैक्सेशन जो फेज है, रिलैक्सेशन फेज, उसके लिए जो टर्म यूज की गई है दैट इज डायस्टोल. तो रिलैक्सेशन फेज के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? डायस्टोल. हमने बात की थी कि कार्डियक साइकिल में क्या इवेंट्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 हार्ट बीट, और हार्ट बीट क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. ठीक है, पूरे हार्ट की बात हो रही है. तो अब हार्ट में आपको पता है, अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं, ऑफकोर्स हम हमारी बात कर रहे हैं. ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज 4 चेम्बर्ड. ओके, 4 चेम्बर्स होते हैं. और टाइप्स ऑफ चेम्बर कितने होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चेम्बर. नंबर में 4 है, टाइप्स में 2 है. तो कौन कौन से चेम्बर हैं आपको पता है? एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, सिंगुलर इज एट्रियम, 2 एट्रिया. और दूसरे वाले चेम्बर कौन से होते हैं? वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो 2 एट्रिया हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स हैं. टोटल ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 चेम्बर होता है. एट्रिया जो होते हैं वो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो बॉटम वाले चेम्बर्स होते हैं. मैंने यहाँ पे आपके लिए घर बिल्कुल रफ डायग्राम बनाया हुआ है हार्ट का. जो ऊपर वाले चेम्बर्स है वो है एट्रिया, और नीचे वाले दोनों चेम्बर्स कौन से हैं? वेंट्रिकल्स. कंफ्यूजन ना हो आपको कि ऊपर एट्रिया है कि नीचे एट्रिया है, उसके लिए एक छोटी सी आप यू कैन से ट्रिक बोल दो या कुछ भी बोल दो. ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता है अगर ABCD की बात करें अल्फाबेट में, तो सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है वो आता है A. ठीक है, ओके. अब A को ही आप उल्टा कर दीजिए ऑपोजिट, और इट विल लुक लाइक V. तो याद रखना है ए जो है एट्रिया ऊपर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, तो एट्रिया ऊपर होंगे और वेंट्रिकल्स नीचे होंगे. ठीक है. हार्ट आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. और जो एट्रिया होते हैं बेटा, दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड आता है. क्या होता है? ब्लड आता है. सो दीज आर रिसीविंग चेम्बर्स, एंड जो वेंट्रिकल्स है दे आर नोन एज पंपिंग चेम्बर्स, क्योंकि वो ब्लड को कहाँ पंप करते हैं? बॉडी में पंप करते हैं, बॉडी में भेजते हैं. तो याद रखना है जो एट्रिया है इनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर नोन एज रिसीविंग चेम्बर्स. ये कुछ बेसिक्स हैं, बस थोड़े से जो पता होने चाहिए, बस रिसीविंग चेम्बर्स. और जो वेंट्रिकल्स है दे आर नोन एज पंपिंग चेम्बर्स. ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स है. इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है. नंबर में कितने हैं? 4 है. ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर, टाइप्स में 2 है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. याद ऐसे रख लीजिएगा. अब हम बात करते हैं इवेंट्स की. जो हमने बात करी थी ना, इवेंट्स आते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 हार्ट बीट. तो अब हम उन इवेंट्स की बात करने जा रहे हैं. चलिए अब हम देखते हैं. अब हम वी आर फुली रेडी टू अंडरस्टैंड दी इवेंट्स. तो अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए बेटा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है. ये साइकिल है. ठीक है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें जो मेन हम बात करेंगे, अभी जो इवेंट्स आएंगे, जो फेजेस आएंगे, इसमें मेन 3 फेजेस आएंगे. राइट.
आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ओनली कंडीशन इज कि जहां से आपने शुरू किया वहीं पर ही आ जाइए वापस लौट के, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो फेजेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? एट्रिया के सिस्टोल से। सिस्टोल मतलब वही बताया था, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, पहली बात, एट्रिया के सिस्टोल में दोनों एट्रिया, मैंने यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल यानी कि दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली साथ में, ठीक है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियल सिस्टोल में टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना लगेगा? 0.1 सेकेंड्स, यानी कि 0.1 सेकेंड्स के लिए दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, 0.8 में से 0.1 सेकेंड किसको मिल गया? एट्रिया के सिस्टोल को, यानी कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जो एट्रिया सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है, जो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहली बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा इससे पहले कि जो एट्रिया होता है, राइट एट्रियम, स्पेशली राइट एट्रियम के अंदर राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है एसे नोड, ठीक है। वो एसे नोड जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। Why? बिकॉज यहीं से इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, इनिशिएट होती है कंट्रैक्शन के लिए। तो बिकॉज ऑफ द एसे नोड एक्टिविटी विच इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगी और कंट्रैक्शन का मैसेज मिल जाएगा राइट एट्रियम को और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों अब क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ द एसे नोड एक्टिविटी। सैन मतलब एसे नोड एक्टिविटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा? जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिचकेंगे, तो क्या होगा? इनके अंदर ब्लड भरा हुआ है। अब आता है ब्लड कहां से भर गया मैम? तो ब्लड जो है इनके अंदर भरा है बॉडी से। कहां से? अगर मैं राइट एट्रियम की बात करूं तो बेटा राइट एट्रियम के अंदर मेन 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और एक कोरोनरी साइनस। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। इंफीरियर का मतलब नीचे होता है। इंफीरियर वेना केवा हमारे जो हार्ट है उसके नीचे जो बॉडी पार्ट्स है वहां से डीऑक्सी ब्लड को कैरी करके लेकर आएगी, राइट एट्रियम में पोर कर देगी। और ऐसे ही जो सुपीरियर वेना केवा है वो हार्ट के ऊपर वाले जो बॉडी ऑर्गन्स है वहां से डीऑक्सी ब्लड को लेकर आएगी और राइट एट्रियम में पोर कर देगी। जो कोरोनरी साइनस है वो क्या है? कोरोनरी वेन यहाँ पे आके ओपन होती है। कोरोनरी वेन क्या है? जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हार्ट है भैया, हार्ट दिन रात 24 आवर्स काम कर रहा है, इसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो यहाँ से डीऑक्सी ब्लड भी तो आएगा। तो जो वेन है जो हार्ट से जो डीऑक्सी ब्लड को लेकर आती है उसका नाम क्या है? कोरोनरी वेन विच विल ओपन इनटू कोरोनरी साइनस। और ये यहाँ पे तीनों की ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा जो है इसकी ओपनिंग पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व। आई ई से याद रख सकते हैं, आई से इंफीरियर, ई से यूस्टेशियन वाल्व। कोरोनरी की ओपनिंग पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है थिबेशियन वाल्व। और सुपीरियर वेना केवा जो है इसकी ओपनिंग पे कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसकी ओपनिंग ओब्लिक होती है। तो जैसे ही यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा, एट्रिया सिस्टोल करेगा, कंट्रैक्शन होगा, वैसे ही ये जो वाल्व्स हैं, जहां जहां पर वाल्व प्रेजेंट है इंफीरियर और कोरोनरी में, वो वाल्व्स बंद हो जाएंगी। सुपीरियर वाले की ओपनिंग ओब्लिक है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तीनों वाल्व्स बंद हो जाएगी। अगर मैं बात करूं लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट साइड आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड डीऑक्सी ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में ब्लड कहां से आ रहा है? ऑक्सीजनेशन का काम किसका है? लंग्स का। तो लंग्स से यहाँ पे ब्लड आएगा, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और यहाँ पे टोटल 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 2 एक लंग से, दूसरी 2 दूसरे लंग से, यानी कि 2 लेफ्ट लंग से, 2 राइट लंग से, टोटल 4 ओपनिंग्स विल बी प्रेजेंट। और लंग्स के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है पल्मनरी, और जो वेसल्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? वेन्स, पल्मनरी वेन्स। तो यहाँ पे टोटल हमें 4 ओपनिंग्स दिखाई देंगी, किसकी? पल्मनरी वेन्स की। आर्टरीज और वेन्स में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। और आर्टरीज और वेन्स को सिंपल सा जो याद रखने का तरीका है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो आर्टरी होती हैं, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, जो क्या करती है? हमेशा ब्लड को अवे लेके जाती है फ्रॉम हार्ट। ए से आर्टरी है भैया, ए से अवे है, राइट। और जो वेन्स होती हैं, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, जो क्या करती हैं? विच विल ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि वापस लेकर आएंगी। वी से वापस है, वी से ही वेन्स है, टूवर्ड्स यानी वापस, ठीक है। ये वापस लेकर आएंगी। ये हिंदी का मुझे पता नहीं है सही है गलत है, टूवर्ड्स, ठीक है। तो टूवर्ड्स जो है वो लेकर आएंगी।
तो ये जो यहाँ पे जो वेसल्स हैं, ये क्योंकि हार्ट में लेकर आ रही हैं, टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही है, तो इसलिए हमने इन वेसल्स को नाम दिया है वेन्स, ना कि आर्टरी। एनीवेज, ठीक है, तो जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा बिकॉज ऑफ द एसी नोड एक्टिविटी, दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सबसे पहला काम क्या होगा कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, है ना, जहां से भी आया, जैसे राइट एट्रियम में आया है बॉडी पार्ट से यहाँ पे लंग्स से, तो बैक फ्लो ना हो जाए, ये जो वैल्व्स हैं इनकी ओपनिंग्स एकदम से क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद जो ये वैल्व्स है, इतना पता होगा आप लोगों को ऑलरेडी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सी वैल्व होती है, यहाँ पे इनको हम एवी वैल्व भी बोलते हैं, और इस वैल्व में 3 कस्प होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। तो इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड वैल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है दैट इज बाइकस्पिड वैल्व, जिसको हम मिट्रल वैल्व भी कहते हैं। ठीक है, अभी बता देती हूँ, उसके बाद बार बार रिपीट नहीं करूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया हुआ है विच इज एमर्जिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, राइट। इसके बेस पे वैल्व होती है जिसका नाम है सेमी ल्यूनर वैल्व, आधे चंद्रमा जैसी सेमी ल्यूनर वैल्व, समझ सकते हैं। और ऐसे यहां से भी एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको हम बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं इसको, अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी है अयोटा, ठीक है। इसके बेस पर भी यहाँ पे वैल्व प्रेजेंट होती है, इन दोनों का ही नाम क्या है, सेमी ल्यूनर वैल्व्स। क्लियर है इतनी बात। आइए हम यहाँ पे थे, अब देखिए जैसे ही इसमें कंट्रैक्शन होगा ये ओपनिंग्स जो है वो क्लोज हो गई। दूसरी बात क्या होगा, ये जो वैल्व्स हैं, जो एवी वैल्व्स हैं, ये खुले होती हैं। जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो उस टाइम पे ये जो एवी वैल्व्स हैं दीज आर ऑलरेडी ओपन, ये पहले से ही खुले हुए हैं। जो सेमील्यूनर वैल्व्स हैं ये क्लोज है। तो कौन से वैल्व ओपन है, एवी वैल्व्स ओपन है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ये पिचकेगा, जो ब्लड प्रेजेंट है राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। राइट से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर है, ओके। कैसे आएगा, ये वैल्व्स क्योंकि खुले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल धड़ाक से रैपिड 1/3 फिलिंग हो जाएगी। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो एक गो में नहीं होती है, वो 3 हिस्सों में होती है। 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके वेंट्रिकल की फिलिंग होती है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ब्लड एक साथ आ जाता है। तो रैपिड 1/3 फिलिंग होगी यहाँ पे, किसकी, वेंट्रिकल्स की, रैपिड 1/3 फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और इतना तो बेटा कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल्स है वो इस टाइम पे कैसे होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे, तभी तो वो ब्लड को अपने अंदर पंप करवा पाएंगे ना, उनके अंदर ब्लड आ पाएगा ना। अगर ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक साथ तो फिर तो बड़ा घोट-फुट हो जाएगा, इफेक्टिवली ब्लड आएगा ही नहीं नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद जो इंपल्स है वो एसए नोड से एवी नोड के पास चलेगी। एवी नोड से आपको पता है बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर वो पूरा, और उसके थ्रू पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंच गया इंपल्स, यानी कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के हर एक मसल सेल के पास पहुंच गया है। क्या सिग्नल, कंट्रैक्शन का सिग्नल। तो अब क्या होगा, अब हमारे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा। ठीक है, ओके। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है, ये तो 0.1 सेकेंड तो एट्रिया के सिस्टोल में लगा था। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है एज कंपेयर टू एट्रियल सिस्टोल, और इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 0.3 सेकेंड। तो यानी कि 0.8 सेकेंड्स में से 0.3 सेकेंड हमने किसको दे दिया, वेंट्रिकल्स के सिस्टोल को। अभी अगेन दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। देखिए अब ये जो सेकेंड वाला फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखिए इसको समझते हैं, बहुत आसान है। इसके 2 सब फेजेस हैं। आओ देखिए क्या होगा, जैसे ही ब्लड एट्रिया से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, और आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन, अगर वॉल्यूम कम हो रही तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो एवी वैल्व्स हैं ये एकदम से जो खुले हुए थे एकदम से क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही ये वैल्व्स क्लोज
क्लोज होंगे, ये दरवाजे क्लोज होंगे, तो वेल्व्स के क्लोज होने पे एक आवाज आएगी जो कि होगी फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम नाम देते हैं लब। क्या नाम देते हैं? लब, LUBB। So this is the first heart sound which is produced because of the closure of AV valves। याद रखना है बिल्कुल ध्यान से कि दरवाजों के खुलने से, वेल्व्स के खुलने से कोई आवाज नहीं आती, जब वेल्व्स बंद होती हैं तो आवाज आती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मैं इसके दो सब फेजेस की बात कर रही थी, इसका जो पहला सब फेज है दैट इज, देखिए जैसे ही ये वेल्व क्लोज होंगी, अभी मैंने बात की कि जैसे ही वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ा, और बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो गया, ये क्लोज हो गए। तो देखिए ये वाले वेल्व्स भी क्लोज हो गए और सेमिलुनर वेल्व्स तो ऑलरेडी क्लोज ही हैं, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये वाले वेल्व्स, एवी वेल्व्स क्लोज हो गए, सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज हो गए। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ये एक क्लोज्ड चेंबर बन गया कि नहीं बन गया, है ना? ये वाले वेल्व्स क्लोज है, ये वाले वेल्व्स क्लोज है, ब्लड यहाँ पे ना तो अभी कहीं से आ सकता है ना ही कहीं जा सकता है, तो ये क्लोज चेंबर हो गया। यहाँ पे जो ब्लड की वॉल्यूम प्रेजेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और सेम वर्ड के लिए कोई चेंज नहीं होता है, तो सेम वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, किसमें चेंज नहीं आएगा? ब्लड की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इस फेज को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बोले कि रिलैक्सेशन, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई? बिकॉज सिस्टोल चल रहा है, सो दिस इज नोन एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होगा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लंबा है, तो देखिए जैसे जैसे ये और कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल्स, वॉल्यूम और कम होगी, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस बढ़ते हुए प्रेशर के कारण क्या होगा, अब ये जो सेमीलुनर वेल्व्स है व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, हेयर एंड द आयोटा, तो इन दोनों के बेस पर जो सेमीलुनर वेल्व्स है ये एकदम से खुल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? एकदम से खुल जाएंगे, और जैसे ही ये वेल्व्स खुलेंगे तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेजेंट है वो जाएगा इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है वो कहां जाएगा? आयोटा के अंदर। बात समझ में आ गई? पल्मोनरी आर्टरी उनको लेके जाएगी लंग्स के पास, और आयोटा टू द बॉडी पार्ट्स। क्लियर इतनी बात? तो हम लिख लेते हैं, तो ब्लड यहां से निकल गया है, निकलने को क्या बोलेंगे? एग्जिट। कोई भी चीज बाहर जाती है एग्जिट बोल सकते हैं, या क्या वर्ड यूज करते हैं? इजेक्शन भी एक ही बात है। तो जो दूसरा सब फेज है, मैंने पहला सब फेज के लिए ए लिखा है, ए के बाद ही भी आता है, तो यानी कि इसके बाद होगा, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ इजेक्शन। दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ इजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है राइट में और लेफ्ट में, वो यहाँ से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसी दौरान हमें क्या सुनने को मिली? फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज लब। हमें क्या मिली? फर्स्ट हार्ट साउंड। ये क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है। क्यों मिली? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ कौन सी वेल्व्स? एवी वेल्व्स। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम और ज्यादा कम हो रहा था तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ रहा था, तो कौन सी वेल्व्स ओपन हो गई? अब यहाँ पे सेमीलुनर वेल्व्स जो है वो खुल जाती हैं। सेमिलुनर वेल्व्स क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं। और जो ब्लड है वो, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आपको पता है जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट से चला जाएगा कहाँ? आयोटा में। आइए, तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना टाइम के लिए? 0.3 सेकंड्स के लिए, ठीक है। इंपल्स स्टार्ट हुई थी यहाँ से, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाया, फिर वेंट्रिकल्स में आई। अब क्या होगा? ठीक है, अब होगा वेंट्रिकल्स का। अच्छा एक बात यहाँ पे बता देती हूँ आपको, वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऊपर क्या कंडीशन चल रही है? जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल चल रहा है तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं बेटा। वो क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। और जब एट्रिया रिलैक्स है तो उसमें क्या चल रहा होगा? वहां पे क्या काम चल रहा है? वहां पे लगातार फिलिंग चल रही है। बताया था ना एट्रिया रिसीविंग चेंबर्स है, तो जब एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में उस टाइम यहाँ पे लगातार ब्लड भरे जा रहा है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स और यहाँ पे लंग से। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो चेंबर्स आपस में, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स है, ये साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्लियर? अब आते हैं, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हमने देख लिया दोनों ही चेंबर्स के।
अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो देखिए जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो ये तो रिलैक्स ही कर रहा है, तो एट्रियल रिलैक्सेशन तो चल ही रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की। तो जो तीसरा है वो क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं दोनों और एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं, वो तो रिलैक्स ही कर रहे हैं, पूरा 0.7 सेकंड वो रिलैक्स ही कर रहे हैं, वो केवल 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहे हैं। तो अब जो कंडीशन उसमें क्या है, चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड कंडीशन में है, और जब चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स कंडीशन में है, इस फेज को हम क्या नाम देंगे, जॉइंट, और रिलैक्सेशन के लिए टर्म डायस्टॉल। तो जो तीसरा फेज होगा वो होगा जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चारों के चारों चेंबर्स क्या कर रहे हैं बेटा, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कौन मुझे बताएगा कि जॉइंट डायस्टॉल का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, जॉइंट डायस्टॉल पॉज करके बताइएगा कि जॉइंट डायस्टॉल का ड्यूरेशन कितना आएगा, कितना आएगा, ऑफ कोर्स 0.4 सेकेंड्स। 0.8 सेकंड्स में से 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वहां पे हो गया टोटल 0.4, 0.8 में से 0.4 माइनस करेंगे तो इसके लिए कितना टाइम बचेगा, ऑफ कोर्स 0.4 सेकंड ही इसके लिए टाइम बचेगा। तो जॉइंट डायस्टॉल कितना टाइम के लिए होता है, 0.4 सेकंड, यानी कि 0.4 सेकंड के बाद वापस से ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा और फिर अगेन कहानी शुरू हो जाएगी एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टॉल यानी कि 0.4 सेकंड्स तक अभी चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड कंडीशन में है। इसको हम फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, देखिए रटना नहीं है बिल्कुल भी, चलते हैं लॉजिक से। देखिए अभी क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे कंडीशन क्या थी, हमने क्या कंडीशन छोड़ी है लास्ट में, हमने कंडीशन ये देखी कि जो वैल्व्स हैं, एवी वैल्व्स हैं, ये दोनों ओपन क्लोज हो जाते हैं, तभी तो इनके क्लोजर से लब साउंड आ गई थी। और जो सेमिलुनर वैल्व्स हैं ये ओपन है और ब्लड जो है वो राइट से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से कहां चला गया है, ये पल्मोनरी आर्टरी चला गया है, हमारा लिख देती हूं मैं, पल्मोनरी आर्टरी चला गया है राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया है, आयोटा पे। क्लियर, यहां तक हमने देख लिया था। अब देखिए जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी, रिलैक्सेशन में वॉल्यूम बढ़ेगी कि घटेगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगी इनके यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है कोई भी चीज जो है लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है। तो आप देखिए जैसे ही इनमें रिलैक्सेशन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से ब्लड बैक फ्लो कर जाए वेंट्रिकल्स के अंदर, इसीलिए टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड अब एकदम से क्या हो जाएगा, जो सेमील्यूनर वैल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। तो जैसे ही इसका इनिशिएशन होगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन या फिर मैं बोल दूं कि जॉइंट डायस्टॉल का इनिशिएशन होगा, वैसे ही सेमील्यूनर वैल्व्स क्लोज हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, सेमील्यूनर वैल्व्स अब क्लोज हो गए हैं। अब वैल्व्स क्लोज हुए हैं तो साउंड आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। वैल्व्स के क्लोज होने पे साउंड आती है और ये फर्स्ट हार्ट साउंड होनी चाहिए कि सेकंड, ये सेकंड हार्ट साउंड है, पहले वाली साउंड आ चुकी है ऑलरेडी, ये सेकंड हार्ट साउंड है और इसका नाम है डब, DUBB, डब, लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, डब, सेकंड हार्ट साउंड। अब देखिए ये वैल्व्स क्लोज हो गई हैं, एवी वैल्व्स ऑलरेडी क्लोज थी, तो अब क्या बन गया अगेन, ये क्लोज चैम्बर बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया है। यानी कि अब जो ब्लड है वो यहाँ पे ना तो कहीं से आ रहा है ना ब्लड कहीं पे जा रहा है, तो ब्लड की वॉल्यूम में वेंट्रिकल्स में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हम टर्म यूज करेंगे अगेन आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की रिलैक्सेशन, ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन डायस्टॉल की बात चल रही है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाएगा सबसे पहला सब फेज अंडर जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है। ओके, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे सेमील्यूनर वैल्व्स जो है, सेमील्यूनर वैल्व्स वो क्लोज हो जाती हैं, सेमील्यूनर वैल्व्स क्लोजेस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज डब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एवी वेल्स ऑलरेडी क्लोज है तो क्लोज चैम्बर बन गया, इसलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक हम बोल रहे हैं, तो मैं इसको ये नहीं लिख रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज होगा, देखिए अब क्या होगा, 0.4 सेकंड्स के लिए हो रहा है, ये तो वेंट्रिकल्स के सिस्टोल से भी लंबा टाइम है, तो टाइम लगेगा। देखिए तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये और रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स और रिलैक्स होंगे, यानी कि वॉल्यूम और इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम और इंक्रीज हो रही है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर और कम हो रहा है, प्रेशर और कम हो रहा है। ओके, ये तो होगी वेंट्रिकल्स की स्थिति। एट्रियम में क्या चल रहा है, यहाँ पे लगातार ब्लड की फिलिंग हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सुनिएगा।
जब एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो रही है, ठीक है, तो उस ब्लड की फिलिंग के कारण एट्रियम में ब्लड की वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे लगातार प्रेशर कम होता जा रहा है। तो जो डिफरेंस है प्रेशर का वो इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे प्रेशर दोनों एट्रियम में लगातार बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूसली फिलिंग ऑफ ब्लड। और वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो क्या हो रहा है? जो ग्रेडियंट है प्रेशर का वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है वहां से ब्लड जो है रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा भैया? दरवाजे तो बंद है ऊपर वाले, तो ये दरवाजे खुल जाएंगे। अब इस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से क्या होगा? यहाँ पे ब्लड भरे जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इस प्रेशर की वजह से जो एवी वैल्व्स हैं ये ओपन हो जाते हैं एकदम से। यहाँ पे राइट एवी वेल्व, यहाँ पे लेफ्ट एवी वेल्व, और जैसे ये दरवाजे खुलेंगे राइट से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो रैपिडली आ जाएगा, धड़ाम से आ जाएगा। इसको अगेन हम बोलेंगे दिस इज रैपिड 1/3 फिलिंग। तो जो दूसरा फेज है वो क्या होगा? रैपिड 1/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड 1/3 फिलिंग क्यों हो रही है? ये हो रही है क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो एट्रिया में बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन एट्रिया। एवी वाल्व ओपन, एवी वाल्व जो है वो ओपन हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवी वाल्व क्लोज कब हुई थी और एवी वाल्व ओपन कब हुई है? तो एवी वाल्व जॉइंट डायस्टॉल के टाइप ओपन हो गई है और इसकी वजह से दोनों ही तरफ रैपिड 1/3 वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो गई है। क्लियर? अब देखिए रैपिड 1/3 फिलिंग हो गई है, ये वाल्व्स खुल गए हैं, अभी खुले हैं, और ये वाल्व्स अब क्लोज हैं। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे लास्ट में अभी 1/3 फिलिंग स्टार्टिंग में हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल में, यहाँ पे हो गया सेकंड 1/3 फिलिंग, अब लास्ट का 1/3 बचा हुआ है। तो अब जब ये वाल्व्स खुले हुए हैं तो अब जो भी राइट एट्रियम में तो कॉन्टिन्यूसली ब्लड भरे जा रहा है, तो अब धीरे धीरे ब्लड जो है वो नीचे आता रहेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि वेंट्रिकल्स ऑफ कोर्स नीचे है एट्रिया से, तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा। तो जो लास्ट होगा दैट विल बी स्लो 1/3 फिलिंग। अब क्या होगी? स्लो 1/3 फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। और हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायस्टेसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डायस्टेसिस। एक होता है बेटा मेटास्टेसिस, 12th में पढ़ोगे आप लोग कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज डायस्टेसिस नॉट मेटास्टेसिस। तो स्लो 1/3 फिलिंग होगी, डायस्टेसिस, भर गए वेंट्रिकल्स। दिस इज व्हाट इज कार्डियक साइकिल। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ठीक है थ्योरी वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस जो है नीट में वो किस तरीके से आते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ करना। अब हम यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ करेंगे और उस साइकिल से हम देखेंगे कि कैसे उस साइकिल से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दैट साइकिल। बहुत ही ईजी है वो साइकिल।